हेलो फ्रेंड्स, मैं हिना शर्मा। इस वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, तो उसको मैंने यहाँ पर भी रिपीट किया है और थोड़े से टॉपिक ऐड ऑन किए हैं। एक तरीके से इंट्रोडक्शन क्लास है। और देखते हैं। देखिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है। जैसे मैंने कल भी बताया था, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एंड इकोनॉमिक मेथडोलॉजी टू द बिजनेस। हम अपने बिजनेस में इकोनॉमिक थ्योरीज को और इकोनॉमिक मेथड्स को यूज़ करते हैं, तो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स हो जाता है। इकोनॉमिक्स, जो ये वर्ड है इकोनॉमिक्स, इसको ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? ग्रीक से लिया गया है। और इसका है ओक्यू नोमिया। ओक्यू का मतलब हाउस और नोमिया का मतलब मैनेजमेंट। ठीक है, और इसका स्कोप देखेंगे अब। मैंने लास्ट क्लास में भी ये चीज़ें बताई थी, पर वो थोड़ा सा ये टेक्स्ट टाइप नहीं था, हाथ से बताई थी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ कि स्कोप, हम जो ये बिज़नेस हमारा है, इकोनॉमिक्स है, उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। बिज़नेस इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या, कहाँ तक अप्रोच है हमारा। डिमांड एनालिसिस, हम डिमांड एनालिसिस करते हुए मार्केट में हम जो सामान बनाने का सोच रहे हैं या कुछ हम देख रहे हैं, तो उसका डिमांड है या नहीं। कॉस्ट कितनी आएगी, प्रोडक्शन एक बार में कितना करना है, प्राइस कितना रखना है, सॉरी डिसीजन की स्पेलिंग थोड़ा सा ठीक, पॉलिसीज़ किस तरह की होंगी, क्या करना है, प्रॉफिट मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक है, और आपका हो गया ये कैपिटल कितना होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कहीं करना है, फिक्स एसेट्स में कितना करना है, करंट एसेट्स में कितना करना है, वर्किंग कैपिटल कितनी रखनी है। ये सब हम अपना देखते हैं इसमें बिज़नेस इकोनॉमिक्स में। ये हमारे बिज़नेस इकोनॉमिक्स के स्कोप है। अब आ गया हमारा, देखिए इसका पहला पॉइंट है ये डिमांड एनालिसिस। ठीक है, तो उसमें हम आगे पढ़ेंगे डिमांड एनालिसिस क्या है। देखिए, एक हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई महंगी गाड़ी है, जैसे फरारी हो गई या BMW हो गया, तो उसके लिए डिमांड क्या है, किसको वो करेगा, कहेगा कि डिमांड है। ओनर, बिजनेस ओनर। देखिए, अगर मेरी डिज़ायर है कि मैं ख़रीदना चाहती हूँ BMW, तो क्या वो डिमांड है? नहीं, वो डिमांड नहीं है। अगर मेरी डिज़ायर है और मैं विलिंग टू पे हूँ, क्या है? विलिंग टू पे, मैं पे भी कर सकती हूँ उसके लिए, और मेरी डिज़ायर भी है, तो दोनों चीज़ें जब ऐड होंगी, डिज़ायर भी एंड विलिंग टू पे, तब हम कहेंगे कि वो हमारे प्रोडक्ट के लिए डिमांड है। ठीक है, अब देखिए जैसे इसमें लिखा भी है, कस्टमर विद डिज़ायर भी हो और एडिक्वेट परचेजिंग पावर भी हो, उसे हम क्या कहेंगे? डिमांड है भाई किसी प्रोडक्ट की। अमाउंट ऑफ कॉमोडिटी, उस कॉमोडिटी का जो अमाउंट है, कस्टमर विलिंग टू परचेज हो एट गिवन प्राइस, जो भी उसने अपने कार का प्राइस रखा है, और इन अ पीरियड ऑफ टाइम, उसी टाइम पीरियड में। ये नहीं कि 4 साल बाद, भाई 4 साल बाद तो उसको और महंगी हो जाएगी। आज मेरे पास 2 लाख है, तो मैं कहूँ 4 साल बाद ख़रीदूँगी, तो शायद और 2 लाख कुछ और उसका अमाउंट हो जाए। अभी के टाइम में, जिस टाइम में वो प्राइस बता रहा है, उस प्राइस पे अगर मैं खरीदने को तैयार हूँ तो। अब देखिए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, हम इसे फैक्टर भी कह सकते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। डिमांड को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। देखिए, प्राइस ऑफ कमोडिटी, हम अपने ही प्रोडक्ट की कितना प्राइस रख रहे हैं, अफोर्डेबल है, क्योंकि हमारे पॉपुलेशन है, जो इंडियन पॉपुलेशन है या वर्ल्ड पॉपुलेशन जो भी है, उसमें हर तरीके के लोग रहते हैं। लग्जीरियस चीज़ें खरीदने वाले भी हैं, मिडिल भी हैं, रिच भी हैं, पुअर भी हैं, तो हम प्राइस रख रहे हैं अपने प्रोडक्ट। हमारा प्रोडक्ट किस से बिलोंग करता है, कौन से सेक्शन से बिलोंग करता है, उस हिसाब से हमें प्राइस रखना है। प्राइस रिलेटेड टू प्राइस ऑफ रिलेटेड कॉमोडिटीज़। रिलेटेड कॉमोडिटीज़ मतलब जैसे साबुन हो गए 2, लक्स और नंबर 1, तो भाई नंबर 1 कितने में बिक रहा है, डव कितने में बिक रहा है, या आपका सिंथॉल वगैरह ये कितने में बिक रहे हैं, तो उनका रिलेटेड प्राइस क्या है, उससे ज़्यादा आसपास में रेट होना चाहिए, तभी ना इंसान खरीदेगा। अब कोई 100 में अगर साबुन मिल रहा है और 200 हम प्राइस रखेंगे, तो नहीं, कोई नहीं खरीदेगा। लेवल ऑफ इनकम ऑफ हाउस होल्ड। अब हाउस होल्ड की इनकम क्या है, मेरी इनकम क्या है, वो होती है इंडिविजुअल। ठीक है, मेरी इनकम खुद की क्या है, वो इंडिविजुअल इनकम है, लेकिन हाउस होल्ड मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स की इनकम मिला के जो होगा वो हाउस होल्ड इनकम होगा। तभी हम किसी चीज़ की डिमांड उससे भी अफेक्ट होती है। भाई मैं नहीं कमा रही, मेरे पास बिल्कुल कोई इनकम सोर्स नहीं है, लेकिन मैं फिर भी शॉपिंग कर रही हूँ। कहाँ से शॉपिंग करनी, क्योंकि मेरी फैमिली की इनकम है। ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। भाई टेस्ट क्या है, गुजराती लोग थोड़ा मीठा खाना पसंद करते हैं, कोई तीखा खाना पसंद करते हैं, नॉर्थ इंडियन, तो भाई सबका टेस्ट उस हिसाब से इंसान खरीदेगा। प्रेफरेंस क्या है,
अब मैं किस चीज़ को प्रेफर करती हूँ, सैमसंग या नोकिया, तो कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड करता है। अदर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। कॉम्पोजिशन क्या है कि पॉपुलेशन के अगर हम पार्ट्स कर दें तो एज के फैक्टर पे, ठीक है, जेंडर के फैक्टर पे कि लेडीज़ कितनी हैं, जेंट्स कितने हैं, बच्चे कितने हैं, तो इसके ऊपर। एंड साइज़ ऑफ पॉपुलेशन। साइज़ ऑफ पॉपुलेशन मतलब अब मेरा जो मार्केट सेगमेंट है जहाँ पे मैं अपना कुछ प्रोडक्ट बना के सेल करना चाहती हूँ, तो वहाँ रहते कितने लोग हैं। अब लोग मानिए 100 रहते हैं और मैं 110 की प्रोटेक्शन कर रही हूँ, नहीं हो पाएगा ना, गलत हो जाएगा। 100 में से भी बच्चे होंगे, ठीक है, लेडीज़ होंगी, तो सब सेम चीज़ नहीं खरीदेंगे ना। अब आ गया हमारा, हाँ, डिमांड डिटरमिनेंट्स, और ये हो गया प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है, प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक्स स्टेप बाय स्टेप। पहले हम क्या करेंगे, डिमांड एनालाइज करेंगे, फिर प्रोडक्शन देखेंगे, डिमांड के हिसाब से हम प्रोडक्शन करेंगे, कॉस्ट बेनिफिट देखेंगे कि कैसे हम अपनी कॉस्ट को मिनिमम रख सकते हैं, कैसे करना है क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए। फिर कंपटीशन भी देखेंगे कि भाई हमारे जैसा हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कंपटीशन में लोग क्या बना रहे हैं। वर्किंग कैपिटल एनालिसिस करेंगे कि हमें वर्किंग कैपिटल कितना, वर्किंग कैपिटल डे टू डे खर्च जो 24 आवर्स में या 2 मंथ्स में 3 मंथ्स में हमें चाहिए, डेली के खर्चों के लिए चाहिए, ठीक है, वो हमारी वर्किंग कैपिटल। अब देखिए इसमें ये अभी तक का जो पीछे का हमने देखा है, ये मैं पिछली वीडियोस में भी मैंने बताया था, थोड़ा टेक्स्ट में नहीं था, टाइप हुआ नहीं था, इसलिए मैंने दोबारा बताया। अब आगे से हम पढ़ेंगे, देखिए टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड हमारी है, पहले देखो इंडिविजुअल डिमांड है, हाउस होल्ड डिमांड, एंड आगे भी है डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, जॉइंट डिमांड, कॉम्पोजिट डिमांड। इन सब डिमांड्स को हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड को जो एक व्यक्ति को चाहिए, शेयर नहीं कर सकते, एक जन 2-3 लोग एक बार में एक चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैंने अपने लिए कोई कपड़े खरीदे हैं, क्लोथ्स खरीदे हैं, तो भाई मैं ही पहनूंगी ना एक बार में, बस मेरे लिए ही यूटिलाइज़ होगा, दूसरा व्यक्ति तो आधे आधे कपड़े तो पहनेंगे नहीं। शूज़ है, एक बार में मैं अपने शूज़ पहनूंगी, ऐसा तो है नहीं एक शूज़ किसी और को दे दूंगी और एक मैं पहन लूँगी, ऐसा शेयर नहीं कर सकते ना एट अ टाइम, एक बार में एक ही यूज़ है। जिन चीज़ों का वो इंडिविजुअल डिमांड है, जैसे फ़ोन हो गया, आजकल सब अलग अलग रखते हैं, फ़ोन हो गया। वहीं हमारा हाउस होल्ड डिमांड है, जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ऐसी चीज़ें जो हम घर में चाहे 10 लोग हों 5 लोग हों एक ही ख़रीदते हैं। तो ये भी हमें एनालाइज करना होता है कि जब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हमारा इंडिविजुअल डिमांड में आएगा कि हाउस होल्ड डिमांड में आएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, इंडिविजुअल डिमांड एंड हाउस होल्ड डिमांड को अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमारी बन जाती है मार्केट डिमांड, ठीक है। आगे हमारे अदर टाइप्स ऑफ डिमांड क्या है, डायरेक्ट डिमांड, जैसे ह्यूमंस को डायरेक्टली कोई चीज़ चाहिए, जो सिर्फ मैं ही, मतलब ये इंडिविजुअल डिमांड की तरह हो सकता है, कोई शूज़ क्लोथ डायरेक्ट डिमांड की तरह, इसको हम इंडिविजुअल डिमांड की तरह भी हम मान सकते हैं कि डायरेक्ट डिमांड है कि डायरेक्ट मैं ही कंज्यूम करूँगी, जो मैं डायरेक्ट मैं ही कंज्यूम करूँगी, इसे छोड़ दे पता नहीं क्या हो गया ये, ठीक है, डायरेक्ट डिमांड हो गया। दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट डिमांड, जैसे हम डिराइव्ड डिमांड भी कहते हैं, डिराइव्ड करी जा रही है कोई डिमांड किसी और की वजह से, मुझे कुछ और भी ख़रीदना पड़ रहा है। जैसे सबसे पुराना है कार एंड पेट्रोल का एग्जाम्पल, ये तो सबको ही पता होगा। अगर मैं कार ख़रीदूँगी तो चलेगी कैसे, पेट्रोल तो डलवाना ही पड़ेगा ना, तो पेट्रोल मेरी इनडायरेक्ट डिमांड है। अब सिर्फ मैं अगर कार नहीं खरीदूँ तो क्या मैं पेट्रोल खरीदूँगी, नहीं खरीदेंगे ना, तो पेट्रोल इस यहाँ पर ये दोनों क्या है, इनडायरेक्ट, पेट्रोल क्या है, डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड है ये। अब देखिए हमारा हो गया जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड क्या होता है, मैनी आइटम रिक्वायर्ड फॉर सिंगल कॉमोडिटी आएगा यहाँ पे, कॉमोडिटी आएगा, सिंगल कॉमोडिटी। जैसे मुझे चाय पीनी है तो क्या चाहिए, मुझे मिल्क चाहिए, शुगर चाहिए, टी लीव्स चाहिए, या फिर और अदरक इलायची जो भी मैं अपना डालना चाहूँ चाय में वो सब चाहिए। तो एक डिमांड के लिए मुझे क्या ख़रीदना पड़ेगा, ये सब ख़रीदना पड़ेगा। तो इन सब की जो डिमांड है, मिल्क शुगर टी, ये सब की डिमांड, ये सब क्या है,
जॉइंट डिमांड है, ये क्या है, जॉइंट डिमांड। अब कंपोजिट डिमांड, कंपोजिट डिमांड क्या है, कंपोजिट डिमांड है कोई एक सामान मैंने ख़रीदा, जैसे मैं कहूँ मोबाइल, मोबाइल से मैं मेल कर सकती हूँ, मैसेज कर सकती हूँ, कॉल कर सकती हूँ, इंटरनेट एक्सेस कर सकती हूँ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैं मोबाइल एक चीज़ ख़रीदने से कर सकती हूँ, जब हम एक ही आइटम से बहुत सारे यूज़ कर सकें। इसका और एक और एग्जांपल हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी। देखिए मोबाइल हो गया और इलेक्ट्रिसिटी हो गया हमारा। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से हम फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, फ़ैन चला सकते हैं, है ना, फ़ैन चला सकते हैं, लाइट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, टीवी भी चल सकता है, और भी ब्ला ब्ला बहुत सारे काम हैं, ठीक है। तो ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या है, यहाँ पर ये सब क्या है, कॉम्पोजिट डिमांड। अब देखिए डिमांड, टाइप ऑफ डिमांड, ये सब पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि डिमांड का लॉ क्या कहता है। वैसे तो 11-12 के बच्चों के लिए तो नई चीज़ होगी, लेकिन बाकी जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कहीं की तैयारी कर रहे हैं आप, तो उन सब के लिए ये चीज़ें पता होंगी कि क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड सबसे पहले लिखा हुआ है इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है, अपोजिट। देखिए बताते, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी किसी चीज़ की, तो ये क्या है, इन्वर्सली रिलेशन। प्राइस और डिमांड का क्या रिलेशन हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट, मतलब उल्टा इफेक्ट पड़ रहा है। प्राइस घटेगा किसी चीज़ का तो डिमांड बढ़ेगी, देखिए ऑपोजिट है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट। और यही क्या है, हमारा लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। ये मैंने इसमें ये भी रखा है, ये देख लें। हाँ, कि एक हमारी, हमने ये प्राइस रखा हुआ था पहले, समझे, ये प्राइस रखा हुआ था, और ये मेरी माने 10 रुपये मैंने प्राइस रखा था, और मेरी क्वांटिटी भी 10 बिक रही थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने प्राइस बढ़ाया, 15 करा, मैंने प्राइस बढ़ाया, तो मेरी डिमांड घट गई, डिमांड घट गई है, डिमांड हो गई हमारी 8, अगर आप सपोज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर अगर क्या करते, 10 से अगर हम घटा दें, 6 कर दें, कि प्राइस मेरा क्या है, 6 है, तो देखिए हमारी डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। कितनी इंक्रीज़ हो गई ना, इंक्रीज़ हो गई, कितने पे पहुंच गई, 15 पे पहुंच गई। ये क्या है, लॉ ऑफ डिमांड है, ये लॉ ऑफ डिमांड। और ये लॉ ऑफ डिमांड कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये क्वेश्चन आता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, बताएं कि डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, एक चीज़ हमारी बढ़े, यहाँ अगर पहले ये था, ठीक है, फिर जैसे ही ये घटा तो देखो डिमांड बढ़ गई, क्योंकि अगर प्राइस गिर रहा है डिमांड बढ़ रही है, प्राइस गिर रहा है और प्राइस गिर रहा है तो और डिमांड बढ़ रही है, तो इसलिए कहेंगे कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। अब क्या होता है, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी, सॉरी प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। लेकिन हर प्रोडक्ट पर ये चीज़ें अप्लाई नहीं होती। नॉर्मल चीज़ों पे ये जो होता है, इसे हम कह सकते हैं कि नॉर्मल गुड्स पे ये अप्लाई होता है, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड नॉर्मल गुड्स पे, ठीक है। अब आगे एक्सेप्शंस, कुछ हमारे एक्सेप्शंस होते हैं, 2 बार हो गया है, कुछ हमारे एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि गिफन गुड्स। गिफन गुड्स का प्राइस ऊपर हो नीचे हो, डिमांड पे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों, क्योंकि गिफन गुड्स क्या होते हैं, गिफन गुड्स होते हैं विच दोज गुड्स विच डू नॉट हैव एनी क्लोज सब्सटीट्यूट, इनका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता है। इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, इन्फीरियर गुड्स होते हैं जो सस्ते हैं, सस्ते हैं। अब जैसे ये इसका रिलेशन होता है इनकम से, अगर हमारे कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो वो इसे नहीं खरीदेगा, वो कुछ अच्छा आइटम दिखेगा सुपीरियर, तो इसकी जो डिमांड होगी वो क्या होगी, इन्फीरियर की घट जाएगी। एक्सेप्शन है, इनकम कंज्यूमर की अगर बढ़ गई तो इन्फीरियर गुड्स को नहीं खरीदेगा। इन्फीरियर गुड्स होते हैं सस्ते गुड्स, ठीक है। अब हो गया हमारा स्टेटस या वेल बैन। स्टेटस और वेल बैन का एग्जाम्पल है
आईफोन, थार, आईफोन। लोग क्यों ख़रीद रहे हैं? क्योंकि भाई महंगा है बहुत, उनका स्टेटस दिखेगा कि भाई वाह आईफोन रखा है किसी ने। थार, सीटिंग कैपेसिटी नहीं है पर लोग ख़रीद रहे हैं, क्यों? वो बहुत महंगी है और उनके स्टेटस को मैच करती है। लोगों को देख के ही समझ जाते हैं भाई इतनी महंगी कार तो ये कितना अमीर होगा, कितने इसने थार में पैसे लगाए हैं तो इसमें कितने पैसे होंगे इन पे। तो स्टेटस की अगर इन लोगों के प्राइस गिरते हैं तो इनकी डिमांड नहीं बढ़ती है, इनकी डिमांड नहीं बढ़ती। इनकी डिमांड, प्राइस कितना भी हाई रहे, डिमांड पे कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता इन गुड्स पे। एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइस, ये थोड़ा सा अलग होगा, ये जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होगा। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर गुड्स, फ्यूचर प्राइस। अब देखिए कोई आइटम है, आज उसका आइटम 10 रुपये है या 100 मान लेते हैं, कल उसका आइटम 80 है, 80 हो गया, मैं फिर भी उसे नहीं ख़रीद रही। क्यों? मुझे लगता है कि इसका रेट आगे आने वाली आगे 60 हो जाएगा। जैसे कि सब्जियां होती हैं सीजनल, ऑफ सीज़न में बहुत महंगी बिकती है, मैं नहीं ख़रीद रही। फिर उनका सीज़न आने लगा धीरे धीरे, फिर वो 80 की हो गई, मैं अब भी नहीं ख़रीद रही। मुझे पता है कि उनका सीज़न पीक टाइम पे वो और सस्ती होंगी। जैसे गोभी हो सकता है 20-30 रुपये किलो बिकती है और सीज़न नहीं होता है, गर्मियों में 100-100 रुपये किलो, 80-80 रुपये किलो बिकती है, तो मैं नहीं ले रही हूँ। मैं सोच रही हूँ मैं सीज़न पे ही लूँगी, और गिरेगा हम तब लेंगे। तो ये क्या है? एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर। तो इस पर प्राइस गिर रहा है लेकिन डिमांड इंक्रीज़ नहीं हो रही है। क्यों? फ्यूचर के प्राइस को देखते हुए, फ्यूचर के प्राइस को देखते हुए। ठीक है, और ऐसे ही ऑपोजिट भी हो सकता है। कोई चीज़ आज 20 रुपये की है, मुझे लग रहा है कि इसका रेट बढ़ जाएगा, मैं आज ही ख़रीद ले रही हूँ। 20 की है, 40 की हो गई है, प्राइस इंक्रीज़ हुआ है, मैं फिर भी इसको ख़रीद ले रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि भाई इसके अब जो प्राइस हैं 60 रुपये होने वाले हैं फ्यूचर में। मुझे एक्सपेक्टेशन है कि इसके प्राइस 60 रुपये होने वाले हैं, तो मैं 40 पे ख़रीद लूँगी। मतलब प्राइस बढ़ रहा है तभी भी हमारी डिमांड बढ़ रही है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर सकता। कंज्यूमर्स, ये भी अलग है। कंज्यूमर्स साइकोलॉजिकल बायसनेस, मतलब साइकोलॉजिकल बायसनेस, मेरे को कोई चीज़ बेशक सस्ते किसी चीज़ के रेट डाउन हो गए हैं लेकिन मुझे वो फिर भी पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे एक ही पर्टिकुलर ब्रांड या वही पसंद है। वो महंगा भी हो जाए तो भी मैं उसी को ख़रीदूँगी क्योंकि मेरा मन कहता है कि वही अच्छा है, वही चीज़ अच्छी है। ठीक है, किसी चीज़ का कोई ब्रांड है, जैसे H&M हो गया या कोई और कपड़ों का ब्रांड, बीबा, ऐसे करके कोई भी कपड़ों का ब्रांड है। अब ऐसा हो सकता है कि H&M पे थोड़ी सेल चल रही है, सेल है, मैं फिर भी वहाँ से कपड़े नहीं खरीदती। क्यों? मुझे इसी की क्वालिटी अच्छी लगती है, मुझे इसी की क्वालिटी पे विश्वास है, इस पे विश्वास ही नहीं है। तो मेरा साइकोलॉजिकल बायसनेस है कि भैया कुछ भी करो, मैं तो बस इसी का खरीदूँगी, चाहे सस्ता हो चाहे महंगा हो। ठीक है, तो ये हमारी सब एक्सपेक्टेशंस, एक्सेप्शंस हैं। अब आगे हमारा आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देखिए इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे 3 तरीके की। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? डिमांड में चेंज इन डिमांड, एक तरीके से आप समझ सकते हैं, चेंज इन डिमांड। अब प्राइस इलास्टिसिटी, मतलब प्राइस के अप एंड डाउन होने से डिमांड में क्या चेंज हुआ। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्रोडक्ट है एक्स और वाई, तो एक्स के प्राइस में चेंज होने से, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से वाई के डिमांड पे क्या चेंज हो रहा है, वाई के पे क्या चेंज हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ऐसे ही ये है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब अगर मेरी इनकम बढ़ रही है या घट रही है, मेरी इनकम में इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, तो हमारे डिमांड पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ये सब क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या फॉर्मूला होता है? परसेंटेज चेंज, ये साइन चेंज के लिए होता है ट्रायंगल, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस हो सकता है, रिलेटेड गुड हो सकता है क्रॉस इलास्टिसिटी के लिए, और इनकम इलास्टिसिटी में हम यहाँ पर इनकम कर सकते हैं, यहाँ पर रिलेटेड गुड कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट हो, कॉम्प्लीमेंट्री हो, रिलेटेड गुड्स कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड आएगा, नीचे बाकी जिससे हम जिस बेसिस पे हम कंपेयर कर रहे हैं वो आएगा। ये हमारा फॉर्मूला। अब इसमें आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे।
ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी में कई टाइप हैं, इन इलास्टिक, इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, रिलेटिव इलास्टिक, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।